नमस्कार। इतिहास के स्टैटिक जीके के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है गुप्तकालीन अभिलेख। तो आज हम अपनी इस चर्चा के माध्यम से, अपने इस लेक्चर के माध्यम से उन चीजों पर बात करेंगे, उन तथ्यों पर बात करेंगे जिनको हमने इतिहास पढ़ते समय कब छोड़ दिया था, ताकि हम इनको स्टैटिक जीके में कंप्लीट कर पाएं। स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है ऐसी चीजें जो कभी बदलती नहीं है, जो आपको हमेशा ही याद रखनी होती है। तो इनका लाभ ये भी होता है कि अगर आपने इसको एक बार अच्छे से याद कर लिया तो आप आराम से हमेशा इनका उपयोग कर पाएंगे जब तक आप परीक्षा देंगे। तो इसलिए ये स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण लेसन है, महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, याद रखिएगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है गुप्तास एज इंस्क्रिप्शंस, या फिर हम गुप्तकालीन शासक और उनके अभिलेखों की सूची, इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आइए शुरुआत में पहले बात कर लेते हैं। आप जानते हैं गुप्त एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था गुप्तकाल। आप जानते हैं इसके पहले मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य के पराजित होने के बाद बहुत सारे साम्राज्य भारत में आ गए। आप देखते हैं ये पूरा भारत ऐसे मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य विकसित होने के बाद नए साम्राज्य आए, लेकिन इनमें से कोई इतना शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था कि पूरे भारत को एक कर सके। तो आप देखेंगे यहाँ पे सातवाहन हुआ करती थी, ये भी लगभग समाप्त हो गए। तो इसके बाद में फिर गुप्त सम्राट आते हैं, जिसमें से समुद्रगुप्त का नाम तो सबसे महान है, जो पूरे उत्तर भारत से लेके पूरे दक्षिण भारत तक सबको जीत लेता है और सब कुछ अपने अंडर में कर लेता है। तो इसलिए गुप्त शासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। गुप्त साम्राज्य से जुड़ी हुई चीजें आपको याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज समझ में आती है कि भारत में जो महा साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, इनका हमेशा कालक्रम बहुत ही अल्प रहा है। भारत में हमेशा आपको छोटे राज्य यही देखने को मिलेंगे। आप बड़े साम्राज्य देखेंगे, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इसके बाद में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक महान साम्राज्य भारत में जन्म लेता है, फिर मुगल के टाइम में। इसके अलावा फिर आप देखेंगे पूरे हिस्ट्री में आपको बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं दिखाई देगा। ये दिखाई नहीं देगा कि भारत को एक ही सूत्र में किसी ने बांधा है। तो अब भारत में छोटे छोटे राज्य दिखते रहे हैं। तो आइए फिर इस लेक्चर को शुरू करते हैं हम। तो गुप्त एज की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक नजर रख लेते हैं कि आखिर हम किन किन अभिलेखों पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों की आइए बात कर लेते हैं। क्योंकि जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं, आप देखेंगे ये जो इंस्क्रिप्शन है ये काफी महत्वपूर्ण है और गुप्तकाल को समझाते हैं। ये हमें स्टोन पिलर पे मिलते हैं, मतलब पत्थर के पिलर पे मिलते हैं, सरफेस पे मिलते हैं, मतलब सतहों पे मिलते हैं, पत्थरों की गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं, कॉपर प्लेट पर मिलते हैं। कॉपर प्लेट का मतलब जैसे कोई सिक्का है कॉपर का, कॉपर यानी तांबे का सिक्का है, तो उस पर मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र पत्राभिलेख से में श्री गुप्त को आदिराज कहा गया है। प्रभावती गुप्त के ताम्र पत्राभिलेख से, ताम्र पत्राभिलेख का मतलब समझते हैं, तांबे की एक पतली पत्ती होती है, इसमें चीजों को लिख दिया जाता है, इससे चीजें मिटती नहीं है लंबे टाइम तक। तो इसको क्या बोलते हैं? ताम्र पत्राभिलेख। तो ये हमें मिला हुआ है गुप्त काल का, जिसमें श्री गुप्त को आदिराज कहा हुआ है। तो इस तरीके से ताम्र पत्राभिलेख होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको गुप्त अभिलेख मिलते हैं। अभी देखेंगे हम बराह की मूर्ति देखेंगे आगे चल के, जिसमें भानुगुप्त का अभिलेख लिखा हुआ है एरण में, सागर के पास। यहाँ पे सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है हमें, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं, हम देख लेते हैं कि आखिर हम किन किन इंस्क्रिप्ट की बात करने वाले हैं, कौन कौन से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा समुद्रगुप्त का। हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसका हमें उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में जो इसके कवि ने ही लिखी थी, हरिसेन ने ही लिखी थी। इसके जो महत्वपूर्ण इसका कवि था प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? मतलब प्रशंसा में लिखी गई। उदाहरण के स्वरूप इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त है ये महानायक है, हजारों जख्म लगे हुए हैं समुद्रगुप्त के शरीर में, फिर भी तलवार नहीं छोड़ते हैं,
फिर भी इस दुनिया को जीतने पर आमादा हैं। इस तरह की बहुत मतलब जो अतिशयोक्ति वाली चीजें होती हैं, हालांकि सब कुछ अतिशयोक्ति नहीं होता है, ऐसी चीजें मिलती है तो इसको प्रशस्ति बोला जाता है, प्रशंसा में लिखी गई चीजें। एरन प्रशस्ति में मिलता है समुद्रगुप्त का नाम, नालंदा प्रशस्ति में मिलता है, गया और ताम्र गया के ताम्र शासन लेख में भी मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं। आइए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधी जो अभिलेख हैं उनकी बात करते हैं। तो इसका हो जाएगा मथुरा स्तंभ लेख, इसमें नाम मिलता है। उदयगिरी, उदयगिरी के प्रथम और द्वितीय गुहालेख में इसका नाम मिलता है। आप देखेंगे गढ़वा, गढ़वा के प्रथम शिलालेख में इसका नाम मिलता है। सांची शिलालेख में नाम मिलता है इसका, महरौली प्रशस्ति में इसका नाम मिलता है। आप जानते हैं दिल्ली के महरौली में जहां कुतुब मीनार बनी हुई है, वहां पे एक पिलर गड़ा हुआ है जो कुतुब मीनार परिसर है। तो उस पिलर में एक जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ, एक शिलालेख लिखा हुआ है, शिलालेख नहीं कहेंगे इसको, मतलब वो ये कहेंगे उस पर कुछ खुदा हुआ है, तो उसमें चंद्र नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। तो इससे अंदाजा लगाएंगे कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही चर्चा की गई है। इस तरीके से हमें पता चलता है। आप देखेंगे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में हमें पता चलता है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में हमें पता चलता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अभिलेख है यह बिलसण अभिलेख में इसका नाम मिलता है, बिलसण अभिलेख। इसके अलावा आप देखेंगे गढ़वा का द्वितीय शिलालेख में इसका नाम मिलता है, गढ़वा के तृतीय शिलालेख में भी इसका नाम मिलता है, उदयगिरी में भी इसका नाम मिलता है, और एक जैन मूर्ति में भी मथुरा की में इसका नाम मिलता है। इसके अलावा इसका तुमन शिलालेख में इसका नाम मिलता है, तुमन शिलालेख। ठीक है, इसके अलावा मंदसौर शिलालेख में इसका नाम मिलता है, मंदसौर। इसको दसपुर भी बोला जाता था, मंदसौर को याद रखिएगा, दसपुर शिलालेख भी इसको बोला जाता है क्योंकि मंदसौर का पुराना नाम दसपुर था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा मानकुवर बुद्ध मूर्ति में इसका लेख मिलता है, कर्मदंडा लिंग लेख में इसका नाम मिलता है। इस तरीके से स्कंदगुप्त की आइए बात कर देते हैं। स्कंदगुप्त की तो जूनागढ़ प्रशस्ति में इसका नाम मिलता है। जूनागढ़, जूनागढ़ आप जानते हैं गिरनार में, गिरनार के पास है, ये गुजरात में पड़ेगा आपका। इसके अलावा सुपिया स्तंभ लेख में इसका नाम मिलता है, सुपिया सकोर में नाम मिलता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इंदौर ताम्र लेख में इसका नाम मिलता है, भित्री स्तंभ लेख में इनका नाम मिलता है। ये इसलिए इसका नाम मिलता है, स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, हूणों को पराजित कर दिया था। हूण एक जनजाति थी जो भारत में आक्रमण करती थे, उनको पराजित कर दिया था। इसके बाद आप देखेंगे कुमारगुप्त के बारे में, देखेंगे कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में, तो कुमारगुप्त द्वितीय के द्वारा सारनाथ बुद्ध मूर्ति में इसका लेख मिलता है। ठीक है, तो एक इनका शासक था बुद्धगुप्त, एक शासक था, तो इसके भी हमें लेख मिलते हैं। इसका राजघाट वाराणसी स्तंभ लेख में इसका हमें जिक्र मिलता है। इसी तरीके से भानुगुप्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका सेनापति हुआ करता था ये गुप्तों का, भानुगुप्त। तो दरअसल इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी भी इसके साथ बलिदान हो जाती है, सतीत्व धारण कर लेती है। तो इस अभिलेख के बारे में हमें एरन से पता चलता है। एरन सागर में है, मध्य प्रदेश के सागर में है, यहां से हमें पता चलता है। एक सूकर की मूर्ति है, बराह की मूर्ति है, तो हमें उससे पता चलता है। यहीं पर हाँ आप देखेंगे कुछ और शासकों के बारे में भी हमें पता चलता है। तो जैसे कुछ शासक थे ये जो बाहरी शासक आया करते थे भारत में, हमें इनके बारे में भी पता चलता है यहाँ पे। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख ये सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है, सती प्रथा का ये प्रथम साक्ष्य है पूरे भारत में। विष्णुगुप्त का हमें अभिलेख का पता चलता है जो पंच दामोदर शिलालेख में के ताम्रलेख में हमको मिलता है, पंचम दामोदर गुप्त शिलालेख में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आप याद रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, हरिसेन रचित प्रयास प्रशस्ति याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हरिसेन जो था ये शांति एवं युद्ध का मंत्री था, इसको संधि विग्रह कहा जाता है। ठीक है, हरिसेन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी व उसका नाम दत्त देवी वर्णित है, तो इसलिए ये एरन अभिलेख से समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो एरन अभिलेख में इसकी पत्नी का नाम वर्णित है। क्या नाम है इसकी पत्नी का? दत्त देवी नाम है इसका। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम इसका ये एरन अभिलेख में कभी कभी पूछ सकता है, पूछ लेता है वो कि क्या नाम था इसका। ठीक है, चलिए, तो ये आप सब याद रखिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं।
भित्री अभिलेख भी याद रखिएगा स्कंदगुप्त का। भित्री अभिलेख, ये भित्री अभिलेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है स्कंदगुप्त का। जूनागढ़ अभिलेख भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने, तो हमें इस उपाधि का पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित यानी पर्णदत्त का पुत्र था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। पहले सुदर्शन झील का सुदर्शन जो झील थी इसका जीर्णोद्धार इसको बनाया किसने था? मौर्य साम्राज्य के एक मंत्री ने। फिर इसके बाद इसका पहली बार जीर्णोद्धार किसने किया? इसका किया था जो शक शासक था रुद्रदामन, इसने संस्कृत अभिलेख में इसके बारे में बताया था। इसके बाद आप देखेंगे स्कंदगुप्त के टाइम में भी इसका जीर्णोद्धार किया गया सुदर्शन झील का मौर्यकालीन। तो इस जो स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख है गाजीपुर में है, इसके हूणों के आक्रमण की जानकारी इसी से मिलती है। ठीक है, हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तोरमान मेहरकुल इसके प्रसिद्ध हूण राजा हुआ करते थे, ये भी हमें पता चलता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये अभिलेख। ठीक है, तो और इसके अलावा जो ये था ना तुमन अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त प्रथम को तुमन शिलालेख में इसको क्या कहा गया है? इसको शरतकालीन सूर्य कहा गया है। शरतकालीन सूर्य कहा गया है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिए। ये वही कुमारगुप्त प्रथम है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चल के बख्तियार खिलजी इसी विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, नालंदा को ही। तो ये आप याद रखेंगे सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने देखा इंस्क्रिप्शन के बारे में, देखा कि किस तरीके से इनके इंस्क्रिप्शन थे। आइए कुछ और बात कर लेते हैं जो हमें, जिससे हम प्रशस्ति के बारे में हमने बात कर ली, प्रशस्ति के बारे में, गुप्ता इंस्क्रिप्शन के बारे में। कैब आप देखेंगे इस काल में गुफाओं पर भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर उदयगिरी गुहा, इन सब में प्राप्त होते हैं हमें गुप्तकालीन जो इनके अभिलेख थे। इसके अलावा हमें चित्रकला इस काल में प्राप्त होती है। आप देखेंगे मरणासन राजकुमारी अजंता की गुफाओं में, ये गुप्तकालीन ही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे गुप्त काल में जो सब साहित्य था और जो समाज था, इन सब में आपको उन्नयन होता दिखेगा। तो इसलिए गुप्त काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल भी बोला जाता है। कला का यहाँ पे चरम स्तर प्राप्त कर लिया था गुप्त काल में, तो इसलिए ये सब हमें याद रखना है। जो उदयगिरी गुहा लेख है ये बीरसेन इसका रचनाकार था। ठीक है, बीरसेन इसका रचनाकार था। एक मंदसौर प्रशस्ति भी लिखी गई थी इसमें। प्रशस्ति की आगे हमने बात की थी, प्रयाग की तो बात कर ली हमने, मंदसौर की भी याद रखिएगा। मंदसौर प्रशस्ति का संबंध भी वत्स भट्टी से है। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है, वत्स भट्टी जी। तो इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति। तो प्रशस्तियों का बहुत महत्वपूर्ण दौर शुरू होता है इसमें, और प्रशस्तियां लिखी भी जाती हैं। तो ये आप देखेंगे गुफा संख्या 16 में आपको मिल जाएगा चित्रकला अजंता की गुफा संख्या 16 में। और गुफा संख्या 17 जो है ये जातक कथाओं का। जातक कथाएं क्या होती थी? जो बुद्ध होते थे उनके पूर्व जन्म की कथा कही जाती थी, उनको जातक कथाएं हम बोलते हैं। तो जातक कथाओं संबंधी इसमें जानकारी मिलती है। इसमें बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मांगते, यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंघल के राज दरबार का भी चित्र है। इसी चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। इसलिए अजंता की गुफाएं के चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, याद रखिएगा, महायान। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऐसी ये गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं, बाघ है, ये बाघ नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं ये कहाँ पे पड़ेंगी? धार जिले में पड़ेंगी। धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये जो गुफाएं धर्मनिरपेक्ष हैं और इन्हें ऐसा माना जाता है इनका निर्माण भी गुप्त काल में किया गया। इसको धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्र है लौकिक है। जो लौकिक जीवन होता है, आपका जो कार्य करते हैं और जो व्यापार होता है और भी संबंधित चीजें होती है, तो उससे जुड़े हुए चित्र हैं। तो इसलिए लौकिक चित्र हैं बाकी गुफाओं में। ठीक है, तो इस तरीके से कैब इनक्रिप्शन भी आपको देखने को मिलता है। इसमें हमें गुफाओं पे हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है इस काल के बारे में। ठीक है, इसलिए ये काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात की। इसमें आप देखते हैं कि इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात इसमें की गई है। इसके अलावा इसमें इसी तरह की चीजों की बात की गई है जो हमें
कॉपर से जानकारी प्राप्त होती है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पल वॉल इंस्क्रिप्शन यानी जो मंदिर हैं इनकी दीवारों पर कुछ अंकित किया गया, कुछ लिखा गया। हाँ बिल्कुल लिखा गया। गुप्त काल में आप जानते हैं, गुप्त काल ऐसा पहला काल था जहां पे आप देखेंगे मंदिरों की शुरुआत हुई। ये मंदिर कुछ उत्कृष्ट नहीं थे। आप चंदेलकालीन मंदिर देखेंगे, नागर शैली के मंदिर आपको बहुत अच्छी मंदिर दिखेंगे, लेकिन गुप्तकालीन जो मंदिर थी ये मंदिर कला का शुरुआती उदाहरण था। आप देखेंगे यहाँ पे मंदिरों की शुरुआत होती है, शिखर युक्त मंदिरों की शुरुआत होती है। इसका उदाहरण है देवगढ़, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। ये आप देखेंगे जो मंदिर है आपको सिंपल देखने को मिलेगा, इसमें इस तरीके से खड़ा हुआ, इसमें इस तरीके से शिखर बना हुआ है। तो ये शिखर युक्त मंदिर बनने की शुरुआत यहीं से होती है। इसके पहले मंदिर नाम की कोई संरचना नहीं होती थी खास तौर से। ठीक है, तो देवगढ़ झांसी का आप देखेंगे मंदिर। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे इसी टाइम के जो मंदिर हैं, धम्मे की स्तूप महत्वपूर्ण है। ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, इसी टाइम का बना हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे शिव मंदिर देखेंगे। शिव मंदिर कहाँ का है? भूमरा, ये नागौर मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपका। ये दशावतार मंदिर देखेंगे देवगढ़ झांसी का, जो हम बात कर चुके हैं पहले ही। भितरगांव का मंदिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भितरगांव का मंदिर। विष्णु मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उदयगिरी में है, विदिशा, ये सब मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर ये बरेली उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा आप देखेंगे लक्ष्मण मंदिर, ये सिरपुर में ही ईंटों से निर्मित मंदिर है। पवाया का मंदिर आप देखेंगे, पवाया, ये नागौर में खोह का मंदिर देखेंगे। शंकर मठ का मंदिर जबलपुर आदि गुप्तकालीन आकर्षक मंदिर हैं और ये मंदिर आज भी खड़े हुए हैं। आप देखेंगे बहुत मतलब सिंपल है, इनमें कुछ भी आपको वो नहीं दिखेगा कि बहुत बड़ा रथ बना हुआ है मंदिरों पे, जैसे कि आपको चंदेलकालीन मंदिर देखने को मिलते हैं आगे 1000 सदी में। ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। हमने गुफाओं के बारे में भी बात की, तो उदयगिरी की गुफाओं को याद रखिएगा आप, क्योंकि इस काल में चित्रकला जो थी ये चरम पर पहुंच गई थी। अजंता की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, संभाजी नगर उसका नाम हो गया जिले का, संभाजी जिले में है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से हमने बात की 16, 17 और गुफा नंबर 19 ये गुप्त काल से संबंधित है। इनकी खोज 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर साहब ने की थी। ठीक है, 16 में मरणासन राजकुमारी है। जो गुफा संख्या 17 है इसमें जातक कथाएं हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम सब बात कर चुके हैं, याद रखिएगा आप। चलिए, कॉपर प्लेट टेम्पल वॉल इंस्क्रिप्शन, तो ये गुप्त इंस्क्रिप्शन आप सब याद रखेंगे। महत्वपूर्ण इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। आयरन पिलर हम बात कर चुके हैं, ये मेहरौली में है। ये जो लौह स्तंभ, ये आयरन नहीं है दरअसल, ये मिश्रित धातु का पिलर है। तभी तो इसमें जंग नहीं लगी, नहीं तो जंग लग के अब तक खराब हो चुका होता। ये मिश्रित धातु का है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगी है। अगर ये आयरन होता तो इसमें जंग लग जाती। तो ये प्रश्न भी बन चुका है एग्जामों में। तो इस तरीके से आयरन पिलर है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यानी विक्रमादित्य के बारे में, जो जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, हम जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। महत्वपूर्ण शासक है गुप्तकालीन का, गुप्त काल का। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। 380 से 412 ईस्वी तक इसका कालक्रम रहा है। हम जानते हैं इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्ती देवी का पुत्र था। इसका बड़ा भाई था रामगुप्त, ये पहले शासक हुआ करता था, लेकिन शक शासक के द्वारा उसको हरा दिया गया और मांग की गई कि वो अपनी पत्नी को दे दे। ऐसे में क्या किया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस शक शासक को मार दिया और अपने भाई को भी मार दिया और अपनी भाभी से विवाह कर लिया और राजा बन गया। इस तरीके की कहानी आती है देवी चंद्रगुप्तम में। देवी चंद्रगुप्तम नाम के नाटक में आती है कहानी। ठीक है, तो ये एक नाटक है, तो इसमें आती है पूरी कहानी। इसमें राजा चंद्र का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है ये चंद्र यही है। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त है इसने बाकाटक राजाओं से भी बहुत अच्छे संबंध निभाए थे, क्योंकि इसके पिताजी जो थे समुद्रगुप्त ने सब कुछ जीत लिया था, बाकाटकों को भी हरा दिया था। तो ऐसे में अपने रिलेशन अच्छा करने के लिए इसने अपनी पुत्री थी प्रभावती, इसका विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका बन गई। इस तरीके से जो ये थे गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके हाथ में ही आप देखेंगे आगे चल के पूरे साम्राज्य की
धुरी आ जाती है। ठीक है, इसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। जब बाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था तो इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इस विजय के लिए उसको साकारी भी कहा गया था, साकारी। ठीक है, शकों को हराने वाला। इसका उदयगिरी गुहालेख में वर्णन मिलता है। उदयगिरी अभिलेख इसमें मिलता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, तो इस तरीके का वर्णन मिलता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। हालांकि इसने दूसरी राजधानी उज्जैन को भी बना रखा था, तो उज्जैन इसकी दूसरी राजधानी स्थापित की थी। कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान इसी के साम्राज्य में रहते थे। परंग भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इस काल में फाह्यान आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम बात कर रहे थे, याद रखिएगा। इसके आप दरबार में देखेंगे नवरत्न थे, कालिदास था, शपणक था, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, बदरुचि, घटकर पर, वराह मेहर, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये सब दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख की हम बात कर चुके हैं रुद्रदामन प्रथम के, इसमें क्योंकि गुप्तकालीन भी वर्णन भी मिलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। ये क्षत्रप हुआ करते थे, यानी शकों में शक जो शासक हुआ करते थे ना, इनकी कई सारी शाखाएं थी, तो इसमें क्षत्रप हुआ करते थे। जैसे कि आप जानते हैं नहपान नाम का शासक था, इसका मध्य प्रदेश के आसपास शासन हुआ करता था। इससे रुद्र ये थे रुद्रदामन, ये दूसरे क्षत्रप से आते थे। तो ये अलग अलग क्षत्रप हुआ करते थे इनके, यानी कई सारी शाखाएं हुआ करती थी इनकी शाखाएं, तो इनको क्षत्रप बोला जाता था। ठीक है, ये क्षत्रप शब्द का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने गुप्त काल के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे गुप्तों का शासन था। आइए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं जो संबंधित होगी हमारी गुप्त काल से ही। इससे आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आप कुछ जानकारी भी समझ ही पाएंगे गुप्त काल में, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपको समझना आवश्यक है। और यहाँ की जो प्रशासन पद्धति ये भी आपकी आवश्यक है। तो गुप्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक थी, हम जानते हैं। राजपद वंशानुगत होता था और यही हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता था, और ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी नहीं मिलती थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, योग्यता निर्धारित करती थी। तो गुप्त राजाओं ने प्रांतीय स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों, जो राज्य था इनका कई सारी भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित हो गया, और हर भुक्ति का प्रभारी उपरिक होता था। उपरिक इसका प्रभारी होता था। भुक्तियां कई जिलों में विभाजित हो गई। ये भुक्तियां थी जिलों में विभाजित हो गई, और आप जिलों में देखेंगे इसका विषयपति प्रधान होता था। आप देखेंगे आगे ये जिले होते थे विथियों में बांटा गया था, और विथियां ग्रामों में विभाजित थी। विथियां और ये विथियां किसमें थी, ग्राम में विभाजित थी। इस तरीके से आप देखेंगे सब कुछ बटा हुआ था। जो पेठ था यह ग्राम समूह की इकाई हुआ करती थी। ग्राम को समूह की इकाई हुआ करती थी पेठ, और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं ना ग्राम की, स्थानीय प्रशासन की, लोकतंत्र के तीसरे पिलर की, जिसकी हम कहते हैं कि 73वां 74वां संविधान संशोधन, जिसमें आप नगर पालिका, नगर परिषद देखते हैं, ग्राम पंचायत देखते हैं, तो ये उसी की बात होती है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ये। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ग्राम सभा आज जाते हैं आप, आज भी ग्राम सभा अस्तित्व में है, जबकि ग्राम सभा कब से अस्तित्व में थी, गुप्त काल में भी थी, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो मुखिया होता था ग्रामीण कहलाता था। उसमें अन्य शब्द जो अन्य सदस्य हुआ करते थे इनको महत्तर कहा जाता था। इस तरीके से आप देखेंगे ग्राम सभा भी हुआ करती थी इस काल में। ग्राम सभा को पंचमंडली और ग्राम जनपद कहा जाता था। ठीक है, ग्राम जनपद कहा जाता था इसको, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से बटा हुआ था जो गुप्तकालीन प्रशासक। इसमें एक पद और हुआ करता था, इसके बारे में जान लीजिए, गुप्ता। गुप्ता पद क्या हुआ करता था? ये देश का प्रशासक था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर था ये। ठीक है, तो इस तरीके से गुप्ता एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। इसके अलावा संधि विग्रहक एक पदाधिकारी था, जो संधि और युद्ध का मंत्री था हरिसेन, जिसका हम नाम पहले ही बात कर चुके हैं। कुमारा मात्य हुआ करता था यहाँ पे। ये गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके से महादंड नायक ये न्यायाधीश हुआ करता था। ध्रुवाधिकरण ये भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था। तो आप देखेंगे इस तरीके से समुद्रगुप्त ने अपने अधिकारियों को बांटा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने आगे चल के और भी अधिकारियों को बांट दिया, जैसे इसने उपरिक जो शब्द है ये प्रांत के राज्यपाल के लिए रखा, कुमारा मात्य प्रशासनिक अधिकारी रखा,
जबकि समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कहा जाता था इन्हें। महादंड नायक को मुख्य न्यायाधीश माना गया, जो पहले भी था। महाप्रतिहार को मुख्य द्वारिक माना गया। सैन्य कोष का अधिकारी बलाधिकृत हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये गुप्त साम्राज्य का प्रशासन हुआ करता था। इसके आधार पर पूरा गुप्त साम्राज्य चला करता था। ठीक है, सैन्य संगठन में हुआ करता था। सम्राट, युवराज, सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। तो सम्राट युवराज हो गया। कई शाखाओं में सेना विभक्त थी, गज सेना, अश्व सेना और रणभंडाधिकृत सेना। तो इस तरीके से सेना का एक विभाजन हुआ करता था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपकी संबंधित है गुप्त काल से। ठीक है, यहाँ पे बहुविवाह हुआ करते थे। तो इस तरीके से भी आप देखते हैं कि आपको कई बार एक से ज्यादा युवराज देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी, हालांकि झगड़ों की हमें सूचना नहीं है कि यहाँ पे झगड़े भी हुए थे इनके बीच में गद्दी पाने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा था, हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि किस तरीके से उसने बड़े भाई की हत्या करके अपनी भाभी से शादी कर ली और उसने राज संभाला। तो ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए चीज है जो समझने लायक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अभिलेख देखे और आपने गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ पे धार्मिक जीवन से संबंधित थी यहाँ के मंदिर जिनकी हमने बात की, क्योंकि जो गुप्त शासक थे ना, ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। आप जो दशावतार मंदिर देखते हैं देवगढ़ का, तो ये गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधी मंदिर है। इनकी ब्राह्मणी धर्म के समान लक्षण हो गई थी यहाँ पे पूजा करना। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की यहाँ पे पूजा की जाती थी। आप देखते हैं मूर्तियों में भी इनको देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र पाया जाता है। गरुड़ का चित्र पाया जाता है। इसके अलावा गरुड़ की मूर्तियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पे रण में भी पाएंगे गरुड़ की मूर्तियां। इस तरीके से गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी था। ठीक है, तो जो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में है। गंगाधर अभिलेख महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। ठीक है, विष्णु को क्या कहा गया, मधुसूदन, जो आज भी नाम चलता है। हम जानते हैं कृष्ण जी को कहा जाता है गंगाधर अभिलेख में। तो हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है। इस तरीके के आप देखेंगे इस काल में जो धर्म था काफी महत्वपूर्ण हो गया और इस पे लगातार इसका विकास होता गया। ठीक है, तो ये आप सब याद रखेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। बाकी वैज्ञानिक प्रगतियां की हम बात पहले कर चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 10 गीतिक सूत्र, इसमें आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में दशमलव प्रणाली की बात की। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांतों का जिक्र किया। ब्रह्मगुप्त को प्रसिद्ध गणितज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा की रचना की। धन्वंतरि ने आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे इस काल में महत्वपूर्ण रहा है ये काल, और इसको चरमोत्कर्ष हुआ। इसमें आप देखेंगे हर चीज का चरमोत्कर्ष हुआ। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अब आज के इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। नमस्कार।